आज ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा ना, डेरिवेशनल नहीं होगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल होगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, बट डेरिवेशन जैसा चीज़ें मेरे को ध्यान है कि आज शायद नहीं होगा। कल बहुत सारा डेरिवेशन देखा था, बट दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या क्या थी? तो एक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला -e/m/टाउ, ऐसा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में था -e/m/टाउ। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखते हैं तो माइनस को भगा देते। दूसरा क्या था? सो इना बिना डिका वाला आई था, और वीना यहाँ पे था या नी आवड़े NEAVD ऐसा कुछ था। बाकी इसी को लेके बहुत सारा कुछ देख लिया था, जैसे करंट डेंसिटी देख लिया था, करंट पर यूनिट एरिया। अरे हाँ या ना? हाँ ऐसा था, जिसमें ध्यान से बताया था कि एरिया जो होना चाहिए वो करंट से क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट से परपेंडिकुलर होना चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? अरे बोलो। ये अगर ये करंट ऐसे जाता था आई, तो एरिया कौन सा लेते थे? तो ये वाला एरिया लेते थे, ठीक है। कई बार पता है क्या होता है बच्चे, कई बार करंट डेंसिटी जब डिफाइन करते हैं ना, तो एरिया ऐसा वाला ले लेते हैं। देखो ये कंडक्टर है और एरिया ना ये ले लेते हैं, और करंट स्टिल ऐसे जा रहा है। करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। अब सोचो कि इसका एरिया जो लिए है वो A है, इसका एरिया A है, तो देखो तो ये जो एरिया A गिवन है, ये एरिया जो A गिवन है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट से परपेंडिकुलर है क्या? एरिया जो है डायरेक्शन ऑफ करंट से परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। सो उस टाइम में हमें परपेंडिकुलर लेना पड़ता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं, बट स्टिल कैसे करना है ध्यान से देखो। उस टाइम में इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इधर कर दो, इसको कर दो। सो कैसे करना पड़ेगा चेक करो। हमें तो परपेंडिकुलर इससे यही होगा, परपेंडिकुलर तो यही होगा। अब परपेंडिकुलर होगा तो लेट इससे कुछ तो एंगल बना रहा होगा, तो इससे ये जो है सपोज थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अरे बोलो आया ना? हाँ, सो अगर थीटा एंगल बनाता है तो हम क्या लेंगे? उसका कंपोनेंट लेंगे। बोलो बोलो, लेंगे नहीं लेंगे? हाँ, सो कंपोनेंट जो लेंगे वो एग्जैक्टली, अगर ये A है तो उसका एक कॉस होगा, दूसरा साइन होगा। हम कौन सा लेंगे? तो हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है बच्चे। तो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है। और क्या देखे थे? एक ओम्स लॉ देखे थे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था? V = IR। बताओ तो वहां पे V क्या था? V क्या था वहां पे? पोटेंशियल डिफरेंस था। ऐसे नहीं बोलना। V जो था पोटेंशियल डिफरेंस था। डेल्टा V लिख सकता था, लेकिन आदत है ना V लिखने की, तो एग्जैक्टली V पोटेंशियल डिफरेंस था बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इसी का दूसरा एक फॉर्म बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, याद आ रहा है? अरे हाँ या ना? हाँ सर। कैसे किया था पता है? V को V रहने दिया, V को E के फॉर्म में लिख दिया था, तो E इंटू क्या लिख दिया था? L। करंट को करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिख दिया था, तो J इंटू A। और रेजिस्टेंस को किसमें ब्रेक कर दिया था? रो L बटे A कैंसल, L कैंसल। तो याद है E = रो इंटू J था, याद आ रहा है? हाँ। अरे हाँ या ना? ये भी बताया था माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अरे याद करो, ठीक है। सो A = रो इंटू J भी था। दूसरा रो = 1/σ भी सिखाया था। मतलब रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था बच्चे? कंडक्टिविटी। याद करो, रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, ठीक है। तो E का फॉर्मूला क्या हो गया था? J/σ भी लिख सकते हैं। E = J/ क्या लिख सकते हैं? सिग्मा, क्योंकि रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था? कंडक्टिविटी। अरे बोलो 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 बोलो। दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था, और ये भी क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब
करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों क्या थे, वेक्टर क्वांटिटी थे, और रेजिस्टिविटी वाला जो टर्म था वो क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। यहां तक सीखे थे ना हम, बोलो बच्चे। और भी एक था रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला सीखे थे शायद, m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर, और क्या था, एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, ऐसा ही था क्या बच्चे? ये रेजिस्टेंस के बारे में हमने कुछ कुछ सीखा था। इसमें भी देखा था कि R इक्वल टू इस पूरे टर्म को क्या ले लिया था, याद है, रो, रेजिस्टिविटी ले लिया था। तो उस टाइम में अगर इसको रो ले लेते हैं तो उस टाइम में R का फॉर्मूला क्या हो गया था, रो एल बाई ए। ये 10th क्लास में था, R इक्वल टू रो एल बाई ए, कुछ सीखते थे, ऐसा ही था ना? ठीक है, वेरी गुड। अभी यहाँ तक देखे थे, यहाँ तक किसी को डाउट कुछ भी नहीं है ना? तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग फीलिंग कराएंगे। पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं, मैं रब कर रहा हूं। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं बच्चों, आप लोग भी लिखो याद से जल्दी। नोट, if length of a resistance wire, if length of a resistance wire is increased by n times, then its resistance will increased by n square times, मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। मतलब बहुत सिंपल है, मतलब ये कि अगर एक वायर लेते हैं, ये एक ले लिया वायर, एक कंडक्टर ले लिया जिसका जो वायर, मतलब वायर कंडक्टर सिलिंड्रिकल शेप में होता है, जिसका लेंथ है l, पहले से लेंथ है l, कॉमन सेंस से लेंथ है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कुछ ना कुछ होगा ही। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले लिया, a, और किसी ना किसी बच्चे मटेरियल से मिलके बना होगा, उसकी रेजिस्टिविटी क्या ले लिया, रो। यहां तक किसी को डाउट है? अरे बोलो। हाँ, अब इस वायर को तो खींच के लंबा कर देते हैं। अब इस वायर को खींच के ना n टाइम्स कर देते हैं। अब वो n की वैल्यू 2 टाइम्स हो सकती है, 1/2 टाइम्स हो सकती है, 3 टाइम्स हो सकती है, 4 टाइम्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सो हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, खींचने खांचने में ना जो भी खींचते हैं मटेरियल क्या चेंज होगा, क्या मटेरियल नहीं, मटेरियल चेंज नहीं होगा। सो एग्जैक्टली खींचने में अगर ये पूरे भावनाओं का मतलब ये है कि इफ अगर ls की वैल्यू n टाइम्स ऑफ l हो गया, मतलब खींच के ना लेंथ को बड़ा कर दिए, अगर खींच के लेंथ को अगर हम बड़ा कर देते हैं सो उस टाइम में देन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी r' वो n स्क्वायर r हो जाएगी। मतलब अगर लेंथ n टाइम से बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कितने से बढ़ जाएगा बच्चे, n स्क्वायर टाइम से बढ़ जाएगा। क्या बोला, पता चला? हाँ या ना? हाँ, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैसे, एक बार देख लो फटाफट। 10th में ऐसे क्वेश्चंस आते थे, अभी भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 10th वाला वो 3 मार्क के लिए आता था, यहाँ पे बोर्ड में 3 मार्क के लिए नहीं पूछते हैं, ठीक है? सो चेक करो एक बार फटाफट, कैसे होता है तो चेक करो। प्रूफ, सो प्रूफ ये है कि ls इक्वल टू हो गया n टाइम्स ऑफ n, मतलब लेंथ की वैल्यू बढ़ गई है। तो ये बताओ, जब लेंथ बढ़ेगा मतलब खिंचाव होता है, खींचते हैं हम, लेंथ बढ़ता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहता है कि कम होगा? कम होगा, पक्का ना, किसी को डाउट नहीं है? क्वेश्चन ये कि कितने से कम होगा, हम डिसाइड कर सकते हैं क्या कितने से कम होगा? अच्छा, 1/n टाइम्स। क्वेश्चन है कैसे पता चला, क्वेश्चन है कि कैसे पता चला, हम निकाल सकते हैं। ये बताओ, हम इस वायर को, ये सिलिंड्रिकल एक वायर है जिसको हम खींच रहे हैं,
खींचो या कंप्रेस करो, मतलब एलोंगेट करो या कंप्रेस करो, कौन सी चीजें, कौन सा फैक्टर सेम रहता है? नहीं, रेजिस्टिविटी हो गया। अभी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं। लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है? आंसर है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है? सेम। सो अगर तुमने ऐसा किया देन अगर लेंथ बढ़ा तो देन वॉल्यूम जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम। मतलब v डैश इक्वल टू v, जितना इनिशियल वॉल्यूम रहेगा उतना ही क्या रहेगा? फाइनल। अब अगर ये सिलिंड्रिकल है तो हमें पता है वॉल्यूम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? एरिया इनटू लेंथ। यस और नो? बोलो। सो v डैश को क्या लिख सकते हैं बच्चे? a डैश इनटू l डैश, और v को सिर्फ क्या लिख सकते हैं? a इनटू l। आप चेक करो, a डैश के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन l डैश का पता है कि n टाइम्स ऑफ l हुआ है। तो a इनटू क्या कर दिया? l, l l कैंसल। सो पता चला a डैश की जो वैल्यू हो गई है वो a बाई n। इट मींस लेंथ जितने टाइम से इंक्रीज होता है, लेंथ जितने टाइम से इंक्रीज होता है, एरिया उतना ही टाइम से क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है बच्चे हमें? एज r इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो l बाई a। तो i डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो डैश l डैश अपॉन a डैश। ठीक है। नाउ रो डैश तो मटेरियल तो सेम ही रहने वाला है, मटेरियल कहाँ चेंज होने वाला है खींचने से। सो रो डैश की वैल्यू रो रही, l डैश की वैल्यू चेक करो n टाइम्स ऑफ l अपॉन a डैश की वैल्यू आ गई a बाई n। n पलट के किधर हो जाएगा बच्चे? ऊपर। जैसे n की वैल्यू ऊपर हो गई पलट के, तो n स्क्वायर इनटू लिख सकते हैं रो l बाई a, n स्क्वायर रो l बाई a। सो i डैश इक्वल टू n स्क्वायर, और रो l बाई a की वैल्यू क्या है बच्चे? r। सबको याद रहेगी? आया ना? तो अगर किसी भी वायर के लेंथ को अगर हम n टाइम से इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम से क्या हो जाएगा बच्चे? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देख लिए तो मैं रब करूं? हाँ ठीक है, मैं रब कर रहा हूं बच्चे, ये नोट में आपको ध्यान रखना है। उसका प्रूफ भी करा दिया था। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ यूज होंगे, वो प्रूफ तुम्हारे सिर्फ नॉलेज के लिए था। ठीक है बच्चे? चलो आगे देखते हैं, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग फीलिंग कराते हैं। इसके बाद पता है क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं? देखो कितने फालतू क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इफ length of a conductor is increased to twice of its original length and twice of its original length, then find the value of new resistance। बताओ कितना होगा? 4 टाइम्स। देखो ऐसे मजाक वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो सिंपल सॉल्यूशन हमें पता है कि लेंथ जो है बच्चा ट्वाइस ऑफ l हो गया है। सो i डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर l। सो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सॉरी ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर r था। सो ये कितना हो जाएगा? 4r। अब उसमें r की वैल्यू कितनी रहती है? r की वैल्यू 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम कुछ भी दिया रहता है, उसकी वैल्यू को पुट अप कर दोगे तो क्या हो जाएगा? i डैश निकल जाएगा। ठीक है बच्चे? बोलो। हाँ, अब एक क्यूबॉइड लेते हैं बच्चा, ध्यान से सुनो। मैं क्यूबॉइड बना रहा हूं, एक क्यूबॉइड लिया, ये कुछ ऐसे बनेगा। शायद मैंने सही बनाया भावनाओं को, बाकी तुम लोग तो बहुत समझदार हो, समझ जाते हो। सो ये जो है ना बच्चा, ये ले लेते हैं 5 मीटर। ध्यान से सुनना, ये ले लिया 5 मीटर, ये जो ले लिया ये ले लिया 3 मीटर, और ये जो ले लिया यहां से यहां तक ये ले लिया 6 मीटर। ये जो है वो है 6 मीटर। ठीक है, और यहां से एक करंट पास हो रहा है,
3D में मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ, बाकी आप लोग समझदार हो, भावनाओं को समझ जाते हो। सो एक करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे पास ऑन हो रहा है, ठीक है। सो हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब इस करंट जो पास हो रहा है ना, इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, आर की वैल्यू, जल्दी बोलो। इसका रेजिस्टिविटी की वैल्यू बच्चे ले लेते हैं, रुक जाओ। इसका रेजिस्टिविटी जो है कितना ले सकते हैं, बोलो। अपने मन से कुछ भी ले लो क्या? अरे हाँ या ना? इसका रेजिस्टिविटी ले लेते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻⁸ ओम इंटू मीटर। हमें रेजिस्टेंस निकालना है, ट्राई करोगे क्या कि मैं करूं? ट्राई करोगे? अच्छा ये बताओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैं हिंट दे रहा हूं, सॉल्यूशन जब करोगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाओगे? रो एल अपॉन ए। बताओ कितना आएगा जल्दी। सर 0.5 into 10⁻⁻⁸ हो सकता है, मुझे आंसर नहीं पता, मैंने कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर दिया। कितना आंसर बताया बच्चे? 0.5 इंटू 10⁻⁻⁸। सबका आया क्या? 0.5 इंटू 10⁻⁻⁸। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, पहले गिवन डेटा पे देखते हैं। बताओ लेंथ की वैल्यू कितना है पर्टिकुलर ए के लिए? लेंथ की वैल्यू बताओ जल्दी। 5 मीटर। तो एल की वैल्यू 5। एरिया की वैल्यू बताओ। 5 into 3 15 मीटर। अरे एरिया की वैल्यू बताओ बच्चे सब। एरिया into b into h। हाँ तो बताओ 5 इंटू 3 या 3 इंटू 6 या 6 इंटू 5? 5 into 3। 5 इंटू 3। बाकी लोग किधर है बच्चे? बाकी लोग गायब है। 6 into 3 होगा। 6 इंटू 3 होगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया। सुनो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिधर ये जाता है ना करंट, उससे परपेंडिकुलर जो एरिया होता है उसी को क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो एग्जैक्टली हमें जो एरिया चाहिए वो कौन सा चाहिए? इस करंट से परपेंडिकुलर। याद करो करंट डेंसिटी में भी थोड़ा देर पहले बताया था कि जिधर करंट जाता है उससे परपेंडिकुलर वाला एरिया ही हम लेते हैं। तो परपेंडिकुलर वाला एरिया कितना हो जाएगा? 3 into 6, तो कितना हो जाएगा? 18 मीटर स्क्वायर। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो की वैल्यू गिवन है 1.5 10⁻⁻⁸ इंटू एल की वैल्यू कितनी है बच्चे? 5, सही है, अपॉन एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया की वैल्यू हो गई 18, ये कितना हो जाएगा? 0.5 और ये हो जाएगा 36 18। सो ये हो जाएगा 5 5 25, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁸ डिवाइडेड बाई 6, 6 चौका 24। अप्रॉक्स जो आंसर आएगा ना वो 0.41 इंटू 10⁻⁻8 ओम। कैसे किया पता चला बच्चे? अरे हाँ या ना? हाँ सर। सच में किसी को डाउट है? नो सर। अच्छा ये बताओ, अगर करंट ये हो गया ना, तो अभी ये बताओ अगर करंट ऐसे जाता ऊपर से नीचे ऐसे, तो उस टाइम में लेंथ की वैल्यू क्या लेते? आंसर है 6। और उस टाइम में एरिया कौन सा लेते? एरिया कितना लेते हैं? तो आंसर है 5 इंटू 3। तो उस टाइम में एरिया हम कौन सा लेते हैं? तो ये वाला एरिया लेते हैं, मतलब उससे परपेंडिकुलर जो भी करंट का डायरेक्शन रहेगा उससे क्या लेंगे हम? परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है बच्चे, कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ, अब इसके और भी टिपिकल क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, मैं डराना नहीं चाहता हूँ, बाद में सबको एक साथ में करेंगे। ठीक है, अभी छोटे छोटे यहाँ तक ये टॉपिक्स हो गए। किसी को डाउट है बच्चे यहाँ तक? चलो
ठीक है, अब आते हैं न्यू टॉपिक। हाँ, इसको मैं रब करूं? यस सर। हाँ ठीक है, चलो मैं रब करता हूं। इसमें मैं मुझे ये सिखाना था दो चीजें कि रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए में जो लेंथ लेते हैं वो जिधर करंट जा रहा है वो वाला लेंथ लेते हैं, और एरिया लेते हैं वो उससे परपेंडिकुलर वाला लेते हैं। दूसरा मैं ये सिखाना चाहता था कि वायर के लेंथ को जितना हम इंक्रीज करते हैं उसके स्क्वायर टाइम से पूरा का पूरा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चे, सो अब आते हैं टॉपिक हेडिंग ऑफ बोर्ड के हिसाब से, डिपेंडेंस ऑफ resistivity एंड, या ऑब्लिक में दे दो, रेजिस्टिविटी ऑब्लिक रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। मतलब दोनों, देखो बच्चे, रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। ये हम पहले से ऑलरेडी देख चुके हैं कि रेजिस्टिविटी अगर चेंज हो जाती है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, सो ये जो है एग्जैक्टली क्या है ना, कुछ कुछ बेसिक चीजें मुझे सिखाना है, वो सिखा देते हैं, उसके बाद यही टॉपिक का मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार चेक करते हैं फटाफट। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लिखा था m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, ऐसा ही था क्या बच्चे? अरे बोलो। हाँ, दूसरा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ये दो फॉर्मूला था। अब वेल नोन है, अगर रेजिस्टिविटी चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तीन चार चीजों के लिए देखते हैं, कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, देन सेमीकंडक्टर के लिए, ये सभी चीजों के लिए एक बार देखते हैं तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा। ठीक है बच्चे, हाँ तो चलो एक बार देखते हैं, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इनमें से कौन कौन सी चीजें चेंज हो सकती है। हाँ सुनना एक चीज और, टेम्परेचर जो ये चेंज होता है वो बहुत ही वाइड चेंज नहीं होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा वरी करने की नीड नहीं है। लेंथ और एरिया के बारे में आप बात नहीं करोगे, क्योंकि लेंथ और एरिया मैंने सिखाया था थर्मल एक्सपेंशन में, याद करो थर्मल एक्सपेंशन में मैंने सिखाया था लेंथ और एरिया दोनों के दोनों चेंज होते हैं। बट यहाँ पे हम लेंथ और एरिया का चेंज इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उतना ज्यादा हम टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं करते हैं। ठीक है, सो अब बताओ, इसी में आते हैं, लेंथ और एरिया तो कांस्टेंट कर दिया, बताओ मास क्या टेम्परेचर पे चेंज होगा, जल्दी बोलो। नहीं होगा। क्या ई चेंज होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाँ, तो क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, बोलो। टाउ, और क्या एन भी चेंज हो सकता है बच्चे, क्या एन भी चेंज हो सकता है, नंबर डेंसिटी। एन क्या था बच्चे, सो एन जो था ना, वेयर एन जो था नंबर डेंसिटी था, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड टाउ जो था वो क्या था, एवरेज रिलैक्स होने का टाइम, मतलब रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो सोचो कि दो चीजें चेंज होगी, क्या होगी, देखो टाउ तो चेंज होगा, इसमें किसी को डाउट है क्या बच्चे? टाउ चेंज होगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? हाँ, टाउ एग्जैक्टली क्या था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो कॉलिजन के बीच का टाइम रिलैक्सेशन टाइम था, ऐसा ही था ना, द टाइम टेकन बिटवीन टू कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। याद आया बच्चे? हाँ, तो देखो यहाँ पे अब इसी में ध्यान से क्या करना, ये जो रेजिस्टिविटी वाला टर्म है, मतलब रेजिस्टिविटी चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, मैं दिखा रेजिस्टिविटी को रहा हूं और चेंज रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। तो एग्जैक्टली रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो एग्जैक्टली मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ध्यान से एक एक चीजों को देखते जाना, रेजिस्टिविटी मतलब रो डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, सही है। अब मटेरियल मतलब क्या, मटेरियल से क्या, तो मटेरियल से एन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब भी एन की बात करेंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो मटेरियल वाइज अलग अलग होते हैं। जैसे कंडक्टर रहता है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, जब सेमीकंडक्टर आता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कम हो जाते हैं, जब इंसुलेटर की बात करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं।
सो ये नंबर डेंसिटी अगर रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हो तो n पे भी डिपेंड करेगा और टाउ पे भी डिपेंड करेगा। तो टाउ से टेम्परेचर, मतलब टाउ किस पे रिलेट कर रहा है, टेम्परेचर पे, एंड मटेरियल अगर लिख दिया तो n आ गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इधर, ये रेजिस्टिविटी जो है वो n हो या टाउ हो, n हो या टाउ हो, दोनों से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखो फिर से, रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो नंबर डेंसिटी है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो क्या है, टाउ है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो क्या है, टाउ है। अब चेक करो ध्यान से, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तब रिलैक्सेशन टाइम कम होता है कि ज्यादा होता है? तब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, कम। क्यों? जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, इसका मतलब टाइम क्या होगा, कम होगा। अब नंबर डेंसिटी जो होगा, याद करो जो पूरा ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन फ्री कब होते थे, बोलो? जब उसके आसपास कोई चार्ज हो। ना, मारूंगा पकड़ के अभी। इलेक्ट्रॉन्स फ्री कब होते थे? ऑर्बिट से जब फ्री होता था तभी उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते थे। ऐसे करोगे तो गलत बात है। जब वो हम किसी भी मटेरियल को बनाते हैं, मटेरियल मॉलिक्यूल से बनता है, मॉलिक्यूल एटम से बनता है। जब भी हम मटेरियल बनाते हैं ना, तो मटेरियल, ध्यान से सुनो, जब भी मटेरियल बनाते हैं तो मटेरियल बनाने के टाइम में हमें एनर्जी देना पड़ता है। अब बिना एनर्जी का कुछ भी चीजें बनता नहीं है। ये सपोज मार्कर भी है ना, बिना एनर्जी के पूरा मार्कर फॉर्म नहीं हुआ होगा। तो जब हम एनर्जी देते हैं ना, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। बाहर वाले ऑर्बिट में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। जब भी एक्सेस एनर्जी लेता है तो अपने घर छोड़ के भाग जाता है। जैसे घर छोड़ के बाहर निकल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही था ना बच्चे? हाँ, अब सोचो कि एनर्जी मतलब जब हम फॉर्म करते हैं तो क्या हीट भी एक टाइप का एनर्जी है, हाँ या ना? हाँ, तो सोचो कि जब हीट एनर्जी भी दे रहे हो, टेम्परेचर मतलब क्या, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हो। जब हीट एनर्जी दोगे तो क्या इस एन पे चेंज होना चाहिए, अफेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वेरी गुड, ये अच्छी बात है। अब देखो, सोचो कि जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर तुम इंक्रीज कर रहे हो तब रिलैक्सेशन टाइम कम की ज्यादा? तो आंसर है कम। एंड नंबर डेंसिटी कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा। नंबर डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा। तो उस टाइम में n की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज। तो गड़बड़ वाली बात ये दिख रही है कि दोनों से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टिविटी n से भी और टाउ से भी, दोनों से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एक ही साथ चेंज हो रहा है। n की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है, सॉरी बढ़ रही है, और टाउ की वैल्यू कम हो रही है। तो क्वेश्चन है एग्जैक्टली उस टाइम में रेजिस्टिविटी पे कैसा अफेक्ट होगा, ये हमें देखना है। यहां तक क्या किया, समझ में आया? पक्का, किसी को डाउट नहीं है ना? हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर कंडक्टर्स। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग दिखाता हूं। ये बच्चा आपको एग्जाम में ये सब पूछा नहीं जाएगा। एग्जाम में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज होता है और उसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर तुमको पता होना चाहिए ये चीजें कि एग्जैक्टली कब कौन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अब ये बताओ, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़े होते हैं कि बहुत थोड़े होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं? आंसर है बहुत ही ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा मतलब पता है, अराउंड उसमें जो नंबर डेंसिटी मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो 10⁻28 से 10⁻30 के आसपास तक होते हैं। मतलब एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें तो इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सोचो कि एक कंडक्टर के अंदर ये इतना पावर तो हमें कैलकुलेशन में नहीं पता है कि उतने पावर को क्या बोलते हैं। सोचो अगर कंडक्टर में इतने सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, टेम्परेचर तुमने बढ़ाया और उसमें अगर
100 भी इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए एक्स्ट्रा, 100 भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा निकल जाए, तो क्या इस नंबर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा क्या? देखो ध्यान से, मैं क्या बोला, ऑलरेडी कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़े इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या पहले वाले जो उनके नंबर्स हैं उस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल पाएंगे क्या? अरे बोलो, तो आंसर है नहीं। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से, देखो टॉपिक हमारा टेम्परेचर वाला ही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एन पे स्लाइटली इफेक्ट होता है, स्लाइटली इफेक्ट होता है। किस पे बच्चे? एन पे। मतलब एन की वैल्यू नो डाउट इंक्रीज होनी है, बट वो थोड़ा के बहुत ज्यादा, तो आंसर है थोड़ा। लेकिन सोचो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़े हैं कि बहुत सारे हैं? आंसर है बहुत सारे हैं। जब बहुत सारे हैं तो जब एनर्जी मिलके जब अब एक बार ऑर्बिट से निकल गए तो बाकी एनर्जी क्या करेंगे? भागेंगे। जब भागेंगे तो कॉलिजन जब बढ़ेगा तो उस टाइम में रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, तो बहुत ही कम होगा। इसका मतलब टाउ जो होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा, मतलब उस पे मोर इफेक्ट होगा, टाउ पे रिलैक्सेशन टाइम पे मोर इफेक्ट होगा, और वो जो डिक्रीज होगा वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होगा। सो ओवरऑल बताओ रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हुई कि ज्यादा हुई? जल्दी फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। n की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, n की वैल्यू ज्यादा हो रही है, इस ये ज्यादा होने से वैल्यू कम होगा, बट ये स्लाइटली चेंज हो रहा है तो उसको थोड़ा साइड कर देते हैं। टाउ की वैल्यू डोमिनेंट हो गया, अगर टाउ की वैल्यू देखो, टाउ की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। पक्का पता चला? अरे हाँ या ना? तो ये पता चला कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों के दोनों क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। यहां तक डाउट आया बच्चे? अरे सही सही बताओ, देखो यहां तक कुछ भी डाउट हुआ क्या? पक्का ना? कोई डाउट नहीं है? हाँ। सो सेकेंड वन आते हैं, फॉर सेमीकंडक्टर। ये हमारे में अभी जरूरत नहीं है, लास्ट में आता है, ये अपना लास्ट चैप्टर है पूरे का, बट स्टिल यहीं पे रिलेट कर देता हूं थोड़ा। अब बताओ सेमीकंडक्टर में कंडक्टर से कम इलेक्ट्रॉन होंगे कि ज्यादा होंगे? कम। एग्जैक्टली पता है सेमीकंडक्टर क्या होता है? सुनो, सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर जैसा होता है, उसको कुछ गड़बड़ करते हैं ना, कुछ गड़बड़ वगैरह करते हैं जिसको डोपिंग बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी तुमको आएगा, पता नहीं अभी तक आया है कि नहीं आया। डोपिंग वगैरह करते हैं ना तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बढ़ा देते हैं, मतलब बढ़ा पाते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर होता है इंसुलेटर ही है, हम कुछ गड़बड़ सड़बड़ करके ना उसको कंडक्टर की तरह थोड़ा थोड़ा बना देते हैं। इसका मतलब इसके पास n की वैल्यू लेस होती है। n की वैल्यू क्या होती है? लेस होती है। अब सोचो n की वैल्यू जब कम है पहले से, तो अब जब तुम टेम्परेचर दोगे तो n की वैल्यू जब टेम्परेचर दोगे तो बढ़ेगी, तो उस टाइम क्या n को वो अफेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से उसके पास नंबर क्या है? पहले से नंबर उसके पास कम है। अगर सोचो पहले से अगर नंबर कम है और बाद में तुम टेम्परेचर दे रहे हो ना, तो पागलों की तरह इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वहां पे भी दिखाएंगे हम, वहां पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर। तो उस टाइम में n पे जो अफेक्ट होता है, n पे लार्ज अफेक्ट होता है, n पे क्या होता है? लार्ज अफेक्ट होता है। और उस टाइम पे टाउ पे भी अफेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि टाउ अफेक्ट नहीं होगा, उस टाइम पे रिलैक्सेशन टाइम में भी अफेक्ट होता है। बस जितने नंबर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये बढ़ता है, जितने नंबर से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं उसके कंपेयर में टाउ उतना डिक्रीज नहीं हो पाता है। मतलब लार्ज तो ये भी इस पे भी अफेक्ट हुआ, बट पहले से ही वहां पे कम इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले से क्या थे? कम। और ज्यादा बढ़े तो ठीक है, ये बढ़ेगा, लार्ज अफेक्ट इस पे भी होगा,
सही है, ये इंक्रीज किया और ये वैल्यू क्या हो गई बच्चे, डिक्रीज किया। बट उस टाइम में जो डोमिनेंट हो जाता है वो डोमिनेंट कौन हो जाता है, एन हो जाता है। तो अब बताओ एन के डोमिनेंट होने से सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी कम हुआ कि ज्यादा हुआ? तो आंसर है उस टाइम में रेजिस्टिविटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होगा बच्चे, डिक्रीज होगा। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम होता है और कंडक्टर में बच्चे क्या होता है, ज्यादा होता है। आया कि नहीं आया? अरे बोलो जल्दी, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? किसी को डाउट नहीं है ना? हाँ, मैं इधर वाला रब करूं, जल्दी बोलो, इधर वाला। हाँ, सो इधर वाला मैं रब करता हूं। और अभी कौन सा मटेरियल बचा? तो अभी बचा ये अपना इंसुलेटर, थर्ड वन ले लेते हैं, इंसुलेटर। अब ये बताओ इंसुलेटर में एग्जैक्टली इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि बिल्कुल नहीं होते हैं? तो आंसर है बिल्कुल नहीं होता, मतलब एकदम ना के बराबर बोल सकते हैं। उस टाइम में एक फॉर्मूला है बच्चा, एक फॉर्मूला जो कि सिखाया जाता है इसके टर्म में, रेजिस्टिविटी के टर्म में, रो इक्वल टू रो नॉट ई रेज टू पावर ई अपॉन केबी इंटू टी। ऐसा एक फॉर्मूला होता है जो सेमीकंडक्टर में बताया जाएगा। ये फॉर्मूला इंसुलेटर के लिए वैलिड होता है। यहाँ पे क्या है, रो रेजिस्टिविटी है, ये कुछ इनिशियल रेजिस्टिविटी है, ये ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बता रहा है, ये स्मॉल ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बता रहा है, कैपिटल ई एनर्जी गैप होता है। अभी तक केमिस्ट्री में आया है क्या बच्चे एनर्जी गैप के बारे में? अरे बोलो जल्दी। अरे कंडक्टर में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होता है, ऐसा कुछ आया है क्या अभी तक? हाँ, कुछ तो अभी केमिस्ट्री में पहले आता है, सेमीकंडक्टर में आगे फिर से आएगा, मतलब फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है वो। तो E यहाँ पे एनर्जी गैप है, वो तो फिक्स रहने वाला है, के भी कांस्टेंट है, T यहाँ पे टेम्परेचर होता है, T यहाँ पे टेम्परेचर होता है। सो एग्जैक्टली टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी कि ज्यादा होगी? बताओ जल्दी, अरे बोलो। जब यहाँ पे टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। बट वो एक्सपोनेंशियली चेंज होता है, ध्यान से सुनो। उस टाइम में जो चेंज होता है वो कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे देखें, मतलब एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो उस टाइम में टी की वैल्यू कितना ले लेते हैं बच्चे, 0 केल्विन। हाँ या ना, ये बोलो। हाँ, तो उस टाइम में एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कितना हो जाता है, 0 केल्विन। जब उस टाइम में 0 केल्विन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, इतना अपॉन 0 इंफिनिटी। इसका मतलब है रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा बच्चे, इनफाइनाइट। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब इससे तुम टेम्परेचर, जनरली हम रूम टेम्परेचर पे भी आते हैं ना, तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इनफाइनाइट ही बिहेव करता है, बट इससे कम ही रहता है। जितने 0 पे रहता है ना रेजिस्टेंस की वैल्यू, हमारे रूम टेम्परेचर पे उससे कम ही रेजिस्टेंस ऑफर करता है। बट है क्या ना कि बहुत ज्यादा में से थोड़ा सा कम कर लोगे ना, तब भी वो बहुत ही ज्यादा दिखता है। इसीलिए हम रूम टेम्परेचर पे भी इंसुलेटर के रेजिस्टेंस को क्या लेते हैं बच्चे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लेते हैं। किसी को डाउट है? पक्का? अरे बोलो जल्दी, पक्का डाउट नहीं है ना? अब एक और मटेरियल है जिसको एलॉय बोलते हैं, नाम सुने हो क्या? जल्दी बोलो, क्या होता है एलॉय, जल्दी बोलो। हाँ, मतलब मेटल्स, अलग अलग मेटल्स यूज करके जो नया मेटल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एलॉय। जैसे नाइक्रोम वगैरह होता है, नाइक्रोम,
मैग्नीन, मैग्नीन, ये सब जो होता है ना वो एग्जैक्टली क्या होता है, एलॉय होता है। हीटर देखो, हीटर बच्चे, हीटर देखे हो क्या? यस सर। अब ये बताओ, हीटर में टेम्परेचर थोड़ा देते हैं कि बहुत ज्यादा देते हैं? अरे बोलो। बहुत ज्यादा देते हैं। हीटर में टेम्परेचर थोड़ा देते हैं कि बहुत ज्यादा? आंसर है बहुत ज्यादा। इतना ना कि हीटर को पकड़ के रख ले हम तो हम ही मेल्ट हो जाएंगे, इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है। तो सोचो क्या उस टाइम में उसका रेजिस्टेंस जो होता है, अभी वायर है तो रेजिस्टेंस होगा ही ना, क्या उस टाइम में उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है या ऑलमोस्ट सेम रहता है? चेंज होता होगा सर, चेंज होता होगा। आंसर है ऑलमोस्ट सेम रहता है। अरे चेंज होता तो हमें पता चलता ना, फिर तो पता चलता, चेंज होते होते खत्म हो जाता। हम खाना बनाने के लिए लिए हैं और हम रेजिस्टेंस वहां चेंज करा दें, ऐसा होता तो अलग से क्यों बनाना पड़ता उसका मटेरियल। एग्जैक्टली उसमें एलॉय यूज करते हैं, जो हीटर रहता है ना उसमें नाइक्रोम मैग्नीन वगैरह यूज करते हैं। तो ये इनकी इसमें होता क्या है, एलॉय ये सब में ना, कि एन और टाउ का इफेक्ट, ध्यान से सुनो, एन और टाउ का इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब ये इंक्रीज होता है और ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट जो दोनों का इफेक्ट होता है ना बच्चे, वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो एलॉय जो रहता है ना उसमें भी एन का इफेक्ट होता है, क्योंकि होते तो कंडक्टर्स ही है, कंडक्टर्स को मिला के हम एक साथ बनाते हैं। तो उस टाइम में एन की वैल्यू नो डाउट इंक्रीज करती है और टाउ की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। बट ओवरऑल जो इफेक्ट होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं बट ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू जब देखी जाती है, इसीलिए हमने बनाया। अदरवाइज एलॉय बनाने की जरूरत क्या थी, हमारे पास कॉपर एल्यूमिनियम सब अलग अलग तो थे ही। तो उस टाइम में रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है और रेजिस्टेंस भी हम उस टाइम में क्या लेके चलते हैं बच्चे, कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो हम मान के चलते हैं और प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का इफेक्ट टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं होता है। क्या बोला, पता चला? अरे हाँ या ना? सो कितने टाइप के मटेरियल की बात की गई बताओ जल्दी। सो 4 टाइप की मटेरियल की बात की गई। इसमें भी कुछ कुछ देख लो। कंडक्टर के लिए एक बार ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं, ठीक है? सो ये 2 टाइप का ग्राफ होता है बच्चे, देखना ध्यान से। 2 टाइप का ग्राफ कैसे होता है देखो। जब टेम्परेचर रेंज 300 केल्विन से 500 केल्विन के आसपास होता है, कितना, 300 केल्विन टू 500 केल्विन, उस टाइम में रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, किसका, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का जो ग्राफ जाता है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है। किसी भी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, नो डाउट। देखो इधर कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। हमने बात नहीं किया था कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो लिनियरली भी होता है, नॉन लिनियरली भी होता है। सो अगर टेम्परेचर 300 से 500 केल्विन तक रहा तो उस टाइम में जो रिलेशन होता है वो कैसा दिखता है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब स्ट्रेट लाइन दिखता है, मतलब लिनियरली इंक्रीज करता है। लेकिन अगर वेरी लो टेम्परेचर पे देख रहे हैं, एट वेरी लो टेम्परेचर, जब बहुत ही कम टेम्परेचर पे बात करते हैं ना, तब वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है बच्चे, तब वो ऐसा कुछ जाता है, मतलब नॉन लीनियर चेंज होता है उसमें। क्या बोला, पता चला? अरे हाँ या ना बच्चे, सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, फिर से देखो, स्क्रीन रोटेट हो गया, स्क्रीन पूरी उल्टी है। स्क्रीन सबको उल्टी दिख रही है क्या? यस सर। पक्का? यस। ऐसे कैसे चलते चलते स्क्रीन उल्टा हो गया? सो एक सेकेंड रुको बच्चे, ये तो जादू हो गया चलते चलते। जब कंडक्टर की बात करेंगे और टेम्परेचर रेंज 300 से 500 केल्विन के आसपास होता है ना, तब उस टाइम में लिनियरली दिखता है, और लो टेम्परेचर पे कंडक्टर के लिए देखते हैं तो कैसा दिखता है, वो कुछ नॉन लिनियरली दिखता है। किसके बीच से ग्राफ है बच्चे, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, ये रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का भी सेम ग्राफ जाएगा। ठीक है बच्चे? अरे हाँ या ना? आप चेक करो इसका, सेमीकंडक्टर के लिए देखना डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम की ज्यादा, जल्दी, आंसर है कम। तो उस टाइम में ग्राफ कुछ ऐसे आता है,
उस टाइम में ग्राफ कैसे आता है, कुछ ऐसे आता है, ठीक है। इसके लिए जब देखते हैं ना तो ये एक्सपोनेंशियली चेंज होता है बच्चे। इसमें कैसे चेंज होता है, तो इसमें जो ग्राफ होता है, ग्राफ चेंजेस एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली, ठीक है। और इसमें एनसीईआरटी में एक एलवाई के बारे में ग्राफ बताया है, उसमें बताया है ना कि रो वर्सेस जो टी होता है ना वो 0 डिग्री, जब 0 केल्विन पे देखते हैं ना तो कुछ ना कुछ उसकी रेजिस्टिविटी रहती है और बाद में एकदम थोड़ा इंक्रीज होता है। देखो इधर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, स्लाइटली अपने ये से ना थोड़ा ऊपर जाते दिखता है। शायद मैंने ज्यादा दिखा दिया है, वो कुछ ऐसे दिखता है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो फटाफट, बोलो बच्चे। No, sir. किसी को डाउट है ये चारों में? No, sir. पक्का? सो ये तुम्हारे नॉलेज के लिए था, ये बहुत सारा ये टॉपिक पूछा नहीं जाता है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए था कि ये सब कैसे होता है और क्यों होता है। रब करूं फिर मैं? हाँ, sir. हाँ तो ठीक है, चलो मैं रब करता हूं बच्चे। अब देखते हैं अब मैथमेटिकल टर्म। अब तक जो देखा ना वो क्या था, थ्योरेटिकल टर्म था, और अब मैथमेटिकल टर्म थोड़ा देखते हैं। उस मैथमेटिकल टर्म से थोड़ा अच्छा अच्छा फील होगा। डेरिवेशंस नहीं है बट स्टिल हमें जरूरत पड़ सकती है। अभी टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा चुके हैं बोर्ड में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, मतलब टॉपिक वही है, अभी हम मैथमेटिकल टर्म देख रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और क्या बोलेंगे बच्चे, रेजिस्टिविटी, ठीक है। सो चेक करो कैसे करना है, ध्यान से सुनना। याद है लेंथ का चेंज मैंने कराया था, कुछ ऐसा लिखा था डेल्टा एल इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। याद आ रहा है क्या बच्चे, थर्मल एक्सपेंशन में? अरे हाँ या ना? मतलब लेंथ चेंज करने, टेम्परेचर चेंज करने से लेंथ की वैल्यू क्या होती थी, चेंज। याद करो 2D में डेल्टा ए इक्वल टू क्या लिखते थे, ए इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी। 3D में डेल्टा वी इक्वल टू वी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। याद आ रहा है बच्चे? अरे बोलो जल्दी। बच्चे याद आ रहा है क्या सबको? हाँ, sir. हाँ ठीक है। सो देखो यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे भी कैसे है, वैसे ही है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा, अगर क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी। अब डिपेंड करता है कि कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है। अगर कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, अगर ये है अपना सेमीकंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है बच्चे? अरे हाँ या ना? हाँ सर। अगर इफ टी डैश टी प्लस डेल्टा टी लिखते हैं, या अगर छोटा टेम्परेचर बात करेंगे तो टी प्लस dt भी लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज होता है, वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चेंज मतलब चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ा दो या टेम्परेचर घटा दो, तो उस टाइम में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, मैं रेजिस्टिविटी ले रहा हूं, तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होना चाहिए बच्चे। रेजिस्टिविटी भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो उस टाइम में रो प्लस क्या लिख सकते हैं, डेल्टा रो लिख सकते हैं, या रो प्लस क्या लिख सकते हैं बच्चे, dr लिख सकते हैं। हाँ या ना? जल्दी बोलो यहाँ, बोलो फटाफट। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारा रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अब जैसा ये डेरिवेशन हमने किया था, याद है हमने कैसे स्टार्ट किया था, बाई एक्सपेरिमेंट लिख के, और वैसे ही स्टार्ट किया था। तो क्या लिखेंगे, देखो बाई एक्सपेरिमेंट, बाई एक्सपेरिमेंट। ये पता चला कि जो ये चेंज हो रहा है dr या सॉरी डेल्टा रो या डी रो, दोनों लिख सकते हैं। जो ये चेंज हो रहा है डी रो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चा होता है रो,
ध्यान से सुनना, सुनाई दे रहा है क्या सबको? हाँ सर। हाँ, मतलब ये जो चेंज होगा, जितना ज्यादा पहले से रेजिस्टिविटी होगी, चेंज भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल। अगर थोड़ा, अभी इसमें देखो, लेंथ थोड़ा होता था तो चेंज क्या होता था, थोड़ा होता था। लेंथ ज्यादा होता था तो चेंज भी क्या होता था, ज्यादा होता था। वैसे ही अगर यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी रो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो क्या है, रो। इट मींस अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा तो उसका चेंज भी क्या होगा बच्चे, ज्यादा। अगर टेम्परेचर तुमने ज्यादा रखा तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर का dt, जो चेंज टेम्परेचर जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, तो ये जो अपना रेजिस्टिविटी का चेंज है वो भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर तुम्हारा टेम्परेचर का चेंज थोड़ा है तो ये भी, इसका भी चेंज क्या होगा, थोड़ा होगा। अरे यस और नो, जल्दी बोलो। तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, रो इनटू dt। इसी को इक्वल टू करते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, और उसका नाम यहाँ पे अल्फा रख देते हैं। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ जाता है, अल्फा। व्हाट इज अल्फा? सो वेयर अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक डाउट है बच्चे? जल्दी बोलो। देखो जैसे ये आया ना वैसे ये लिखा है, कुछ भी नया नहीं लिखा है, पहले वाली चीजों को उठा पटक के किया है। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा ना। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो बोलो डी रो इक्वल टू रो अल्फा इनटू क्या हो जाएगा बच्चे, dt। इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, तो इनिशियल से लेके फाइनल तक। ये ले लिया इनिशियल t और फाइनल क्या ले लिया, t डैश। और यहाँ पे रो इनिशियल क्या ले लिया, रो, और फाइनल क्या ले लिया, रो डैश। ठीक है बच्चे, तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, चेक करो। सो डी रो का इंटीग्रेशन रो, अपर लिमिट रखेंगे तो रो माइनस लोअर लिमिट रो डैश माइनस रो। यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। रो डैश डी रो का इंटीग्रेशन रो, अपर लिमिट रो डैश माइनस लोअर लिमिट रो इक्वल टू, यहां पे क्या बचा, ध्यान से सुनो। इनिशियल रेजिस्टिविटी की वैल्यू ऑलरेडी कुछ ना कुछ फिक्स दी रहेगी। अल्फा की वैल्यू जनरली यहाँ पे मतलब कांस्टेंट ही होती है। बहुत ही रेयर केस में एडवांस लेवल पे कुछ कुछ क्वेश्चंस दे या मेंस लेवल पे, उस टाइम में अल्फा की वैल्यू ना टेम्परेचर के टर्म में मतलब अल्फा वेरिएबल देते हैं। अगर अल्फा वेरिएबल दिया तो कोई बात नहीं, रख के इंटीग्रेट करो। जनरली नहीं होता है तो इसका मतलब रो और अल्फा क्या हो जाएगा, बाहर। तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। अपर लिमिट क्या लिखेंगे, तो अपर लिमिट t डैश माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, t। सो रो डैश माइनस रो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, तो इसी को लिख सकते हैं रो इनटू अल्फा इनटू डेल्टा t लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये रो इधर अच्छा नहीं दिख रहा है, उधर भेज दो। तो रो डैश इक्वल टू रो कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा रो प्लस रो अल्फा डेल्टा t। इसमें से भी रो कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा t। बताओ किसी को भी डाउट है, जल्दी बच्चे, किसी को भी पक्का ना? ये फॉर्मूला हमने लेंथ के टर्म में भी थर्मल एक्सपेंशन में यूज किया था। अब इसी को थोड़ा सा ना चेंज करके इसको रो एट एनी टेम्परेचर t लिख देते हैं। रो डैश मतलब क्या, फाइनल रेजिस्टिविटी, तो उसी को लिखते हैं रो मींस रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर t इक्वल टू, इसको ले लेते हैं रो नॉट इनिशियल रेजिस्टिविटी। इनिशियल रेजिस्टिविटी और ये हो जाता है 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा t, 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा t। व्हाट इज रो t? सो ये है रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर t, एट एनी टेम्परेचर t। व्हाट इज रो नॉट बच्चे? सो रो नॉट है रेजिस्टिविटी एट, या इनिशियल रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। जनरली यही इनिशियल रेफरेंस लेते हैं, आइदर 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं तो
27 डिग्री सेल्सियस पे। बट एग्जैक्टली क्या है कि रेजिस्टिविटी वो इनिशियली होती है, वो इनिशियल कितने पे भी हो सकती है, बट जनरली जो हम रेफरेंस लेते हैं कितने पे लेते हैं बच्चे, 0 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस पे। अल्फा द कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है और डेल्टा टी क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर है। पक्का समझ में आया यहां तक? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो बच्चे। हाँ सुनो, इसके अबाउट ना डेरिवेशन पूछते नहीं है, मैंने तुमको समझाने के लिए किया कि कई बार ना ये अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ना चेंज कर देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, निक्त लेवल तक नहीं करेंगे, मेंस या एडवांस में ना अल्फा चेंज कर देते हैं, तो उस टाइम में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता है। ये फॉर्मूला तब है वैलिड है जब अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा अगर चेंज है तो यहाँ पे रख के इंटीग्रेट कर दो, अपने हिसाब से आ जाएगा आंसर। ठीक है, बोलो। Yes, sir. हाँ, अब नोट करके कुछ पॉइंट्स देखते हैं जल्दी जल्दी। फॉर कंडक्टर फटाफट बताओ, कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, जल्दी 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 तो चेक करो, सोचते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी हमारा बढ़ रहा था, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा, ये इनिशियल वैल्यू है। अगर नेट बढ़ना है तो 1 प्लस ये जो भी ऐड होगा वो प्लस में आना चाहिए, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चे, पॉजिटिव। हाँ या ना, जल्दी बोलो, अरे बोलो। वेरी गुड। फॉर सेमीकंडक्टर अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो सोचो एक बार, उस टाइम में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो रही थी, ये तो चेंज हुआ नहीं, ये तो इनिशियल वैल्यू है, 1 भी सेम है, डेल्टा टी तुमने बढ़ाया, स्टिल अगर वैल्यू डिक्रीज होनी है, इसका मतलब यहाँ पे बीच में क्या आना चाहिए, माइनस, और वो माइनस तब आएगा जब अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। हाँ या ना, तो अल्फा की वैल्यू उसके लिए क्या आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, अब एलॉय के लिए देखते हैं। फॉर एलॉय टाइप के जो मटेरियल होते हैं उस टाइम में ऑलमोस्ट रेजिस्टिविटी क्या देते हैं, सेम लेते हैं, तो अगर सेम लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, तो 0 के आसपास होगा। हाँ या ना, बोलो। अब इसके लिए जब बात करते हैं हम इंसुलेटर के लिए, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू रहेगा पॉजिटिव में ही, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है बच्चे, Yes, sir. चलो इसके बाद एक दो क्वेश्चन करें क्या, देख लो फटाफट, एक दो क्वेश्चन किया जाए। हाँ, sir. हाँ तो ठीक है, चलो आज का टॉपिक जो था बहुत ही टाइम पास टॉपिक था, ज्यादा कुछ पढ़ने लायक था नहीं, जो पहले से पढ़े उसी चीजों को घुमा घुमा के लिखा जा रहा है। अब चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। चलो एक क्वेश्चन लिखो, मैं लिख रहा हूं बच्चे, आप लोग भी लिखो फटाफट। क्वेश्चन ये है कि हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ इज वन ऑफ द, हाँ ठीक है, पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसमें तो थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं देखता हूं मेरे पास, अगर क्वेश्चन है तो है एक क्वेश्चन है बच्चे, एट व्हाट टेम्परेचर, लिखो फटाफट, एट व्हाट टेम्परेचर would the resistance of a copper wire, would resistance of a copper wire, resistance of a copper wire be double its resistance, at 0 degree Celsius, अल्फा ऑफ कॉपर दिया हुआ है, अल्फा की जो वैल्यू दी है वो है बच्चा 3.9 into 10⁻³
40 डिग्री सेल्सियस। ट्राई करोगे मैं करूं? जल्दी बोलो तो बच्चे, ट्राई करोगे मैं करूं? अब बोलोगे नहीं सब। हाँ तो ट्राई करो फटाफट। अच्छा एक चीज और सुनो, जो फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए था वही रेजिस्टेंस के लिए है। जैसे रो है एनी टेम्परेचर T इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। अब हमें पता है कि एज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रो। तो यही फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, रेजिस्टेंस के लिए। सो कैलकुलेशन फटाफट कैसे करेंगे देखो बच्चे, कैसे करेंगे चेक करो। सो ये है हो गया हमारा गिवन, ये तो फॉर्मूला हमें पता है। चलो फटाफट कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे निकालना है एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है आर एट एनी टेम्परेचर T इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। आर एट एनी टेम्परेचर T कितना हो गया है, डबल हो गया प्रीवियस से। सो लेट पहले से आर है तो बाद में कितना हो जाएगा बच्चे, 2r, और ये कितना ले लिया, r ले लिया, ठीक है। 1 प्लस ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू गिवन है क्या, वेरी गुड दिया है 3.9 into 10 raised to power -3 और into डेल्टा T, डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर देखो कितना है। सो फाइनल टेम्परेचर पता नहीं है, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर तो पता है कितना, 273। जीरो मत रखना, आगे गड़बड़ मत करो, यहाँ पे वो उसको उसी के फॉर्म में रखना है, ठीक है। सो चेक करो ये कैंसल हो गया। सो ये 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। ये देखो ब्रैकेट खोल के 1 यहाँ बचेगा तो इसको इधर एक करेंगे तो 2 - 1 1, 1 डिवाइडेड बाय 3.9 into 10 raised to power -3 इक्वल टू कितना बचा, T - 273। देखो शॉर्टकट क्या किया, इसको पहले इसको ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ 1 को इधर लेके आया तो 2 - 1 1 बचा, ये जब इधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे और इसको क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तब उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। सो उस टाइम में T की वैल्यू जो भी आएगी वो कैलकुलेट कर लो क्या बच्चे, अरे हाँ या ना, पक्का ना। सो इसका आंसर है 256 डिग्री सेल्सियस। इसका जो केल्विन में आएगा वो ज्यादा आएगा, 273 ऐड करके आएगा, सेल्सियस में इतना आएगा, ठीक है। अगर यहाँ जीरो रखते हैं ना तो सेल्सियस में आंसर आता, जीरो रखते तो किस में आता, सेल्सियस में आता, ठीक है बच्चे। अरे बोलो जल्दी जल्दी। हाँ एक क्वेश्चन अभी आप करो, एक क्वेश्चन फटाफट करो तो जल्दी। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और नीट में भी कभी कभी पूछे जाते हैं, हमेशा नहीं बट कभी कभी पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिल्वर वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिल्वर वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1 ओम। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है। द वायर इज प्लेस्ड इन लिक्विड बाथ, मतलब पानी के टब में डाल दिया गया है। द वायर इज प्लेस्ड इन लिक्विड बाथ, comma its resistance rises to 1.2 ohm, 1.2 ohm, full stop. What is temperature of बाथ ट्यूब, अल्फा की वैल्यू की वैल्यू बच्चे, अल्फा की वैल्यू है 3.8 into 10 raised to power -3 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। करोगे कि मैं करूं, ये हो जाएगा क्या बच्चे ऐसे क्वेश्चंस, अरे हाँ या ना।
इजी है कि बहुत इजी है? अरे बोलो सर। पहले वाले जैसे ही है ना सर? हाँ पहले वाले जैसा पूरा एकदम टाइम पास क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो डबल इक्वेशन के साथ रहता है, वो ठीक ठीक क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ ठीक है चलो देखो एक और क्वेश्चन है। हाँ बच्चा बोलो, इसका आंसर निकाल लेना, इसका आंसर जो भी आएगा ना वो एक बार टैली कर लेना। वैसे मैं आंसर बता देता हूँ, रुक जाओ। इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है ना वो 10⁻³ अप्रॉक्स जो है ना 10⁻³ के आसपास आता है, ठीक है। सेल्सियस में ही देखा है तो 10⁻³ के आसपास है। एक बार ट्राई कर लेना, उसके हिसाब से तुम लोगों का आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है बच्चा कि एक वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है 0 डिग्री सेल्सियस पे। 100 ओम है, सॉरी 100 नहीं, 15 ओम है, 15 ओम है एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऐसा दिया है, आइस पॉइंट के बारे में बात किया और फ्रीजिंग पॉइंट, अपना ये मेल्टिंग पॉइंट की बात किया, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और मेल्टिंग अपना ये बॉइलिंग पॉइंट जो है ना उस टाइम में उसका जो ये रेजिस्टेंस है वो 15 ओम है। पता चला बच्चे? अरे हाँ या ना? पूछा है ना कि फाइंड द टेम्परेचर when resistance becomes कितना 12 ओम। मतलब पूछा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस पे 15 ओम है। पूछा है कि 12 ओम कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा। कैसे करोगे? अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है, बोलो जल्दी बोलो बच्चे। हाँ सुनो, करना कैसे है देखो, इधर पहले दो को सॉल्व करके इसको और इसको सॉल्व करके क्या निकल जाएगा वहां से? अल्फा, क्योंकि वहां पे इनिशियल फाइनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, टेम्परेचर भी दोनों का गिवन है, तो उससे क्या निकल जाएगा? अल्फा। तो उससे एक अल्फा का निकालना मत, अल्फा के इक्वेशन के फॉर्म में छोड़ देना और यहाँ पे 0 के साथ कंपेयर कर देना इसके साथ, तो उससे क्या निकल जाएगा? हमारा फाइनल वैल्यू निकल जाएगा। कैसे चेक करो? अल्फा की वैल्यू अगर निकालनी होती तो क्या लिखते? तो IT माइनस R0 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे? डेल्टा T। तो चेक करो, अल्फा की वैल्यू एक ही मटेरियल है तो क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो दो बार रिलेट कर दो, एक बार इसके साथ मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, और एक बार 0 डिग्री सेल्सियस एंड कोई भी टेम्परेचर ले लो T, उसके साथ रिलेट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? आंसर। कर लोगे बच्चे ऐसे? अरे हाँ या ना? हाँ आंसर 50 आता है क्या? अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया ना, और कुछ भी मैंने डेटा अपने हिसाब से किया ना, इसके लिए मुझे आंसर नहीं पता है। हो सकता है 50 आए। 50 मैं कर दूं क्या? एक बार चेक करो, यहाँ पे अल्फा तो सेम ही होने वाला है ना दोनों बार, मींस लिख देते हैं अल्फा 1 इक्वल टू क्या लिख देते हैं? अल्फा 2। अल्फा 1 इसके लिए रिलेट कर लो तो कितना हो जाएगा फाइनल, मतलब 15 माइनस 10 अपॉन डेल्टा T कितना? 100 माइनस 0 बच्चा 100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनल रेजिस्टेंस है 12 माइनस 0 डिग्री पे कितना है? 10 अपॉन फाइनल टेम्परेचर कितना ले लिया? T माइनस कितना ले लिया बच्चे? 0। सो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो तो कुछ तो कैंसिल हो रहा है। ये अपना हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 5 अपॉन 100 इक्वल टू 12 माइनस 10 कितना बचेगा? 2 माइनस T। सो ये हो जाएगा 20 2500। T की वैल्यू 40 आ रहा है बच्चे। कमलेश, सॉरी कल्पेश,
टी की वैल्यू देखो तो 40 डिग्री सेल्सियस आ रही है क्या? कैलकुलेशन मैंने सही किया तो सही आ रही है। अरे बोलो जल्दी, किसी का आया क्या? सर मैंने अल्फा फाइंड कर लिया 50। अरे तो अच्छा अल्फा फाइंड किया है, अल्फा तो फाइंड आउट ही नहीं करना था। और एक ऑप्शन था कि अल्फा की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पुट करते, बेटर ऑप्शन ये था ना, अल्फा सेम है तो दोनों अल्फा को क्या कर दो, दोनों बार इक्वेट कर दो, एक बार इनके साथ और एक बार इसका इसके साथ। आया कि नहीं आया? आया सर। अरे सबको पता चला? हाँ सर। सो ऑलमोस्ट ना हम थ्योरेटिकल टॉपिक्स खत्म कर चुके हैं। कल के क्लास में शायद थोड़ा देर के लिए आएगा, उसके बाद ना कंप्लीट मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल टॉपिक्स पे आते हैं, थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा। ठीक है बच्चे, चलो अभी थोड़ा रेस्ट कर लो 5-10 मिनट, सोनू सर आएंगे अभी 5 से 10 मिनट में। ठीक है, सोनू सर की क्लास होगी अभी। चलो हाँ ठीक है।